नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बाबा रामदेव, जिनको भारत में योगा और आयुर्वेद आम जनता में पॉपुलर करने के लिए और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनीज को अपनी स्वदेशी सोच और कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से टक्कर देने के लिए जाना जाता है, उनकी रामकिशन से योग गुरु बाबा रामदेव बनने की कहानी बड़ी ही इंस्पिरेशनल है, जिसे आज मैं संदीप देव की किताब योगा गुरु टू स्वदेशी वॉरियर द ट्रू स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बाबा जी की जबरदस्त कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पर। चाइल्डहुड एंड स्टबर्ननेस टू स्टडी इन गुरुकुल। स्वामी रामदेव, जिनका बचपन का नाम रामकिशन था, का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव सैद अलीपुर में हुआ। उनके पिता रामनिवास यादव एक किसान और माता एक रिलीजियस घरेलू महिला थी। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो पास के गांव के एक स्कूल में वो पढ़ने जाते थे। पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। कक्षा 6 में जब थे तो उन्होंने कहीं से स्वामी दयानंद जी के जीवन के बारे में पढ़ा और तब से उनके मन में ये सोच आई कि वो पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे और सब छोड़कर एक साधु बनेंगे। कक्षा 8 में थे जब उनके योगी बनने के मन में चल रहे विचारों को पंख लगे। उनके गांव में एक साधु आए जिनका कहना था कि भारत देश का भविष्य तभी सुधर सकता है जब हम अंग्रेजी स्कूल सिस्टम को छोड़कर दोबारा भारत के पारंपरिक गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर देंगे, जहां भारत की संस्कृति, वेद, उपनिषद की पढ़ाई होती है, जिनको जानना सही रूप से कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। वो साधु जाते जाते कुछ किताबें रामकिशन को देकर गया, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश भी शामिल थी। रामकिशन साधु की बातों से पहले ही बहुत प्रभावित हो गए थे और बाकी की क्लैरिटी उनको साधु द्वारा दी हुई किताबों से मिल गई, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि वो सरकारी स्कूल में अब नहीं पढ़ेंगे और पारंपरिक गुरुकुल में ही बाकी की शिक्षा प्राप्त करेंगे। कक्षा 8 का जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास की थी और उनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में 9वीं में करवा दिया गया। पर वो अपने मन में गुरुकुल में पढ़ने का मन बना चुके थे, पर उन्हें ये पता था कि अगर ये बात वो अपने माता पिता से करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बना लिया। उनके दोस्त ने कुछ पैसे, एक साइकिल और साधु के कपड़े अरेंज किए और वो गुरुकुल की तलाश में अपने घर से सुबह 4 बजे निकलकर बहुत दूर आ गए। इतनी दूर कि जब उनके घर वाले उठेंगे तो ढूंढने भी निकलेंगे तो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो अभी हरियाणा में ही थे, जहां से वो हरिद्वार पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि वहां उन्हें कोई गुरुकुल जरूर मिलेगा जिसमें वो दाखिला ले लेंगे। बहुत मुश्किलों के बाद वो ज्वालापुर आर्य समाज पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि जिस तरह का गुरुकुल वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मेरठ में मिलेगा, प्रभात आश्रम मेरठ। वहां पहुंचकर भी उन्हें निराशा मिली, क्योंकि वहां के स्वामी जी ने उन्हें बताया कि वो 5वीं पास छात्र को ही लेते हैं और वो 8वीं पास है, तो उम्र में ज्यादा बड़े हैं, वो उन्हें नहीं ले सकते। उन्होंने उसे एक दूसरे गुरुकुल कलवा गुरुकुल जाने के लिए कहा। वो फिर मुश्किलों का सामना करके कलवा गुरुकुल पहुंचे, जहां फिर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां उन्हें बताया गया कि वो गुरुकुल सिर्फ 12वीं कक्षा खत्म होने के बाद एडमिशन देते हैं। रामकिशन बहुत दुखी थे। इतने आश्रम और गुरुकुल जाने के बाद भी उन्हें अभी तक कहीं दाखिला नहीं मिला। उन्हें घर छोड़े कई दिन हो गए थे। उन्हें निराश देखकर कलवा गुरु के स्वामी ने कहा कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वो उनकी समस्या समझ गए हैं और उन्होंने उन्हें हरियाणा के खानपुर में आश्र आश्रम में जाने के लिए कहा, जहां आचार्य प्रदुमन एग्जैक्टली उन्हीं के उम्र के स्टूडेंट्स को गुरुकुल में एडमिशन देते हैं। खानपुर उनके अपने गांव के बिल्कुल नजदीक था, तो अब वो वहीं पहुंच गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने आचार्य जी को अपनी सारी कहानी बताई, तो तुरंत आचार्य जी ने उन्हें अपने गुरुकुल में दाखिला देने के लिए हाँ भर दी। बस उनका ये कहना था कि चोरी छुपे वो यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। उन्हें अपने माता पिता को ये साफ साफ बताना होगा कि वो इस गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके माता पिता को जब पता चला कि रामकृष्ण खानपुर के गुरुकुल में हैं, तो वो दोनों वहां पहुंच गए और बहुत हंगामा किया और रामकृष्ण को वापस लेकर आ गए। जाते समय आचार्य जी ने कहा था कि तुम्हें खुद से डिसाइड करना है कि तुम कितने डिटरमाइंड हो गुरुकुल में पढ़ने के लिए। अगर तुम्हारी दिली इच्छा है तो तुम वापस आओगे। और दोस्तों, वही हुआ। सही समय और अपॉर्चुनिटी देखकर रामकिशन वापस आ गए गुरुकुल, और इस बार उन्होंने मन बना लिया था कि वो वापस नहीं जाएंगे। और इस बार उनके माता पिता को भी ये पता चल गया था कि रामकिशन गुरुकुल में पढ़ने का मन बना चुके हैं और अब उन्हें रोकने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने उसे मना करने की बजाय सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस तरह रामकिशन के रामदेव बनने की शुरुआत उनके गुरुकुल में पढ़ाई करने से हुई। लाइफ इन गुरुकुल, मीटिंग विद आचार्य बालकृष्ण एंड हिमालयाज। गुरुकुल में सबसे पहले तो उनका नाम बदल के रामकिशन से रामकृष्ण कर दिया गया, क्योंकि उनके गुरु का मानना था कि रामकृष्ण नाम का शुद्ध रूप नहीं है।
उसके बाद गुरुकुल में पढ़ाई, आसपास के गांव से भिक्षा इकट्ठा करना, आश्रम में गायों का ध्यान रखना, आश्रम की साफ सफाई, ये सब काम उनकी दिनचर्या थी। और अब काफी साल उन्हें गुरुकुल में रहते हो गए थे। बच्चे से नौजवान वो बन चुके थे। गुरुकुल में रहते हुए वो उस इंसान से भी मिले जो पूरे जीवन के लिए उनके बड़े उद्देश्यों में उनका साथ देंगे। वो मिले बालकृष्ण से, जो आगे चलकर आचार्य बालकृष्ण कहलाएंगे। खानपुर गुरुकुल में अपनी उम्र के अनुसार पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कलवा आश्रम पहुंचे। इन सब आश्रम को रामकृष्ण ने, जब वो शुरुआत में गुरुकुल की तलाश कर रहे थे, विजिट किया था। कलवा आश्रम में उनके गुरु आचार्य बलदेव ने सबसे पहले उनका नाम बदलने के लिए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नाम में राम और कृष्ण दोनों का नाम आता है और वो चाहते थे कि इनमें से एक नाम उनके नाम में आए। अब रामकृष्ण ने कहा कि मेरी माँ को राम नाम से बहुत लगाव है, तो मैं वो नाम रखूंगा। तो उनके गुरु ने उनका नाम उस दिन से रामदेव रखा और इस तरह रामकृष्ण बन गए रामदेव। गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करके रामदेव आचार्य रामदेव बन गए और उन्होंने आश्रम को इतने अच्छे से संभाला हुआ था कि आचार्य बलदेव ने उन्हें अपना सक्सेसर घोषित कर दिया और पूरे आश्रम और जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगे। पर रामदेव आश्रम का मालिक बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे जो शिक्षा उन्होंने ली है उसे दूसरे गुरुकुल के माध्यम से स्टूडेंट्स को देना, और वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसा किया जिसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर हिमालय में जाने का मन बना लिया। दो उनके दोस्त बालकृष्ण ने पत्र के माध्यम से उन्हें मना किया, क्योंकि उनका मानना था कि रामदेव को अपनी योग, आयुर्वेद और वेदों की शिक्षा सिर्फ एक आश्रम तक नहीं बल्कि देश के सभी आश्रम में बांटनी चाहिए। उनका पत्र मिलने के बाद दोनों की मुलाकात हरिद्वार में हुई, जहां पे दोनों ने मिलकर बहुत समाज सेवा और शिक्षा बांटने का काम किया। बहुत से लोगों का जीवन उन्होंने अपनी समाज सेवा से प्रभावित किया। पर कुछ समय बाद उन दोनों ने सोचा कि उन लोगों को बड़े स्केल पर योगा, आयुर्वेद और वेदों की शिक्षा पूरे भारत में फैलाना है, जिसके लिए उनका बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उन्हें जरूरत है और तप और ज्ञान प्राप्त करने की, ताकि सबसे पहले वो अपने आप को अच्छे से जान पाए, तभी आम जनता को इम्प्रूवमेंट के तरीके वो बता पाएंगे। और इस सोच के साथ वो दोनों हिमालय पहुंचे। और दोस्तों, रामदेव बताते हैं कि वहां पे उन्होंने करीबन 3 साल बिताए। और वैसे योग, वेदों के बारे में उन्होंने पहले भी बहुत पढ़ा और अभ्यास किया था, पर हिमालय में बिताया समय वो समय था जब उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन इस एरिया में किया। और वो अपने हिमालय में बिताए समय से इतने संतुष्ट थे कि उन्होंने अपने बाकी की जिंदगी वहीं बसर करने का मन बना लिया था। जब उन्होंने इस बारे में बालकृष्ण से बात की तो बालकृष्ण ने अपने शब्दों से उन्हें झंझोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें ये सब कुछ जो हमने गुरुकुल में हिमालय में सीखा है, जो असल भारत की संस्कृति है, उसे जन जन तक पहुंचाना है। हमें एक बड़े उद्देश्य पे काम करना है। हम अपना जीवन हिमालय में व्यतीत नहीं कर सकते। हमें सोशल वेलफेयर के लिए वापस जाना चाहिए। और रामदेव जी ने जब उनकी बात को सुनी तो वो उनकी बात से बिल्कुल सहमत हो गए, जिसके बाद वो दोनों हिमालय से वापस लौट आए। फाउंडेशन फॉर स्प्रेडिंग योगा एंड आयुर्वेद इन इंडिया वाज लेड। आचार्य रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हिमालय से वापस कृपाल बाग आश्रम पहुंचे, जहां के गुरु ने उन्हें उनके आश्रम में लोगों को योगा, आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहां से आचार्य रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कैंप लगाकर लोगों को योग और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताना शुरू किया। उनका ऑब्जेक्टिव था लोगों को भली भांति स्वस्थ करने का, ताकि उनके शरीर को बीमारियां छू भी ना पाए। और अपनी शुरुआत में वो कामयाब भी हुए। बहुत से लोगों को उनके सिखाए योग और उनके बताए आयुर्वेदिक नुस्खों से बहुत मदद मिलने लगी। पुराने से पुराने रोग खत्म होने लगे। पर एक समस्या उनके कैंप्स में आने वाले लोग फेस कर रहे थे, जो उन्होंने आचार्य बालकृष्ण को बताई कि जो वो आयुर्वेदिक नुस्खे सजेस्ट करते हैं, वो दवाई या इंग्रेडिएंट उन्हें मार्केट में नहीं मिलता। जिसके बाद आचार्य रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने खुद की दवाई, रॉ मटेरियल और जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि आचार्य रामदेव ने अब पूरी तरह से मन बना लिया था कि वो अपना सारा जीवन इस तरह योगा और आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों की मदद करने में लगाएंगे। उनके माता पिता जो चाहते थे कि वो विवाह करके एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करे, और उनके गुरुओं का भी यही मानना था, पर आचार्य रामदेव ने यह ठान लिया था कि वो पारिवारिक जीवन शुरू नहीं करेंगे और पूरे भारत को ही अपना परिवार बनाएंगे। और तभी से वो पूरी तरह से साधु बन गए और उनका पूरा फोकस लोगों की मदद करने में हो गया, जिसके बाद उन्हें आचार्य रामदेव से स्वामी रामदेव कहा जाने लगा। जहां बाबा रामदेव योग को लोगों तक पहुंचा रहे थे, वहीं आचार्य बालकृष्ण जो पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े हुए थे, आयुर्वेद को मासेस तक पहुंचाने का काम कर रहे थे।
और अब स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने योगा और आयुर्वेद के कैंप्स को सिर्फ किरपाल बाग आश्रम तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हरिद्वार के बाहर अपना पहला कैंप गुजरात में लगाया और फिर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में और फिर देश के बहुत से दूसरे शहरों में। और अपने इन्हीं कैंप्स के भारत में प्रचलन के कारण लोगों को बहुत फायदा मिलने के कारण स्वामी रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव कहलाने लगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के कैंप्स का लाइव टेलीकास्ट आस्था और संस्कार चैनल पे होने लगा, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ शहरों में ही नहीं बाबा की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गई। तो बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी योग और आयुर्वेद को भारत में लेकर आए, पर उनका ये साफ कहना है कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है जिसे लोग भूल गए थे, मैंने तो बस दोबारा याद दिलाया है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने साल 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की, जो करीबन 600 एकड़ में फैला है, जहां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योगा रिसर्च सेंटर, पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि मेडिकेशन सेंटर, योगा विलेज, काउशेड, फार्मेसी कॉलेज सब उपलब्ध है। इसे भारत में योगा और आयुर्वेद का तीर्थ कहा जा सकता है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने योगा और आयुर्वेद के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और आज भी बदल रहे हैं। इसके अलावा अपने पतंजलि आयुर्वेद प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने देश विदेश की बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज को टक्कर दी और आज पतंजलि आयुर्वेद ने अपने भारत में पैर बहुत मजबूती से फैला लिए हैं। पर क्या सच में पतंजलि आयुर्वेद देश विदेश की बड़ी FMCG कंपनीज को लॉन्ग टर्म में टक्कर देकर उनसे आगे निकल पाएगा, या उनकी किलर स्ट्रेटेजीज के आगे टिक ही नहीं पाएगा और अपने घुटने टेक देगा? इसके लिए मैं बाबा रामदेव के FMCG सेगमेंट में फ्यूचर के बारे में एक पूरी केस स्टडी बनाऊंगा। अगर आप ऐसी केस स्टडी जल्दी देखना चाहते हैं तो आई वॉन्ट केस स्टडी ऑन पतंजलि कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए बाबा रामदेव की जीवनी और उनके योगा और आयुर्वेद के प्रचार शुरू करने की कहानी ब्रीफ में। डिटेल में बाबा रामदेव की कहानी जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर पतंजलि पे केस स्टडी आप लोग देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।